हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 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 टू सीए इंटर मे 27। ये दिन आपको हमेशा याद रहने वाला है क्योंकि आज पहली बार है जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट के एक नए सब्जेक्ट से खुद को रूबरू करवाने वाले हैं, वाकिफ करवाने वाले हैं। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं एंड आई एम डेड सीरियस कि आप लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे। नहीं है तो हो जाइए। बजा बाड़ी, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत मस्ती मारी होगी, आराम से घूमे फिरे होगे, मस्त टाइम पास किया होगा, फुल ऑन मस्तीबाजी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन अल्टीमेटली अब आ गए हम लोग पढ़ाई करने के लिए। मैंने अभी कुछ बच्चों से बात करी, वे बोले हमारे कुछ एग्जाम देने के अंदर समय चला गया। कुछ बच्चे बोले सर आप बोर हो गए, अब तो तैयारी शुरू कर देते हैं सीए इंटरमीडिएट की। तो आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में सब्जेक्ट को डिकोड करेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट ऑडिट कॉस्टिंग कि भैया ऑडिट स्टार्ट होगा, कॉस्टिंग स्टार्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं, वो बात की चर्चा है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल। आप लोगों के लिए आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं मैं, सी आदित्य शर्मा। कैसे हैं आप, ये बताइए। नमस्ते नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। आपके चरण में कोंटी कोंटी प्रणाम, आपको भी कोंटी कोंटी प्रणाम। नमस्ते है जी, मुबारक है जी, मुबारक। देखिए सीए इंटरमीडिएट एक ऐसा लेवल है ना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर सीरियसनेस रिक्वायर्ड रहती है, थोड़ी नहीं बहुत सीरियसनेस रिक्वायर्ड रहती है। बट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ बिकॉज यू आर स्टार्टिंग ऑलरेडी वे अहेड ऑफ एनी वन एल्स हु हैज नॉट टेकन हु हैज नॉट एनरोल्ड फॉर सीए इंटर येट नाउ। तो हम पहले एक दो सेशन आपके लिए डेफिनेटली यूट्यूब पर लेंगे ताकि आप समझ लीजिए कि हम पढ़ते कैसे हैं, पढ़ाते कैसे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए एकदम अवेलेबल करवाने के लिए सारी चीजें हो रही है, ठीक है। क्या नोनी नोनी आफ्टरनून 2020 प्रणाम, क्या बात है बेटा। तो गाइस देखिए, कुछ बच्चों के मन में अभी भी सवाल होगा कि सर एक काम करता हूं, आपके 2 दिन ये जो सेशन चल रहा है ना, ये 2 दिन सेशन चलने देता हूं, उसके बाद सोचूंगा। हाँ, अगर आप हमारी क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, हम क्या पढ़ाते हैं कैसे पढ़ाते हैं वो देखना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन वेट। पर आप सोच रहे सर रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, तो उसमें तो काफी समय है। अगले 2 दिन तक तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं होने वाली। 2 दिन ने आप लिख कर ले लीजिए, अगले 10 दिन तक भी कोई अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। आज 8 तारीख है बेटा, नहीं होने वाली इतनी जल्दी अनाउंसमेंट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आराम से अपना सी इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए एंड आई वेलकम यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टेज। यहां पर आपको सबसे ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। इफ यू आस्क मी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली सेइंग कि सीए इंटरमीडिएट में आपको फाइनल से भी ज्यादा नॉलेज मिलता है। देखिए एक्सपोजर जो है वो तो सीए फाइनल में मिलेगा, आर्टिकलशिप के दौरान मिलेगा। बट देखिए सीए फाउंडेशन में कोई भी बच्चा एंटर कर सकता है जिसने 12th क्लियर किया है, ठीक है। एनरोल कोई भी कर सकता है। पर भैया फाउंडेशन क्लियर करने के बाद इंटरमीडिएट में जब आप नए नए सब्जेक्ट से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो एक रियल चैलेंज होता है। तो इसकी जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, आपके लिए उतना ही बेहतर होता है। सर मैं आइकॉनिक का स्टूडेंट हूँ, हार्ड कॉपी कब तक मिलेगी? जल्दी मिल जाएगी, यू विल गेट इट सून। सर बुक्स मैक्स टू मैक्स 20-25 दिन में आ जाती है, मेरी 14 दिन में आ गई थी। हेलो सर, प्लीज बताइए। बेटा नन्हे मुन्ने कार्टून, ये तो आप देखिए ना, दोनों का देखकर डिसाइड करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टार स्टडेड फैकल्टी पैनल से मिला देता हूं। हालांकि सबके लेक्चर हो चुके हैं, बस मेरा ही अभी आना बाकी था। तो बेटा आरके जी सर को तो आप जानते हैं, वो पेपर नंबर 1 पढ़ाएंगे आपको। फिर सी ए शांतम गुप्ता सर को आप जानते हैं, ये आपको पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 2 पढ़ाएंगे। के सर को भी आप जान ही चुके हैं, कितना डिटेल में पढ़ाते हैं, कितना प्यार से अच्छे से पढ़ाते हैं। ये पेपर नंबर 6B और 3 पढ़ाएंगे। और मैं पेपर 4 और 6A पढ़ाऊंगा, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो भैया मेरे बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ। सो थोड़ा सा जान लीजिए मेरे बारे में, ताकि पढ़ने में भी थोड़ी रुचि आ जाती है। सो आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट अराउंड एज ऑफ 22। मतलब अब से मुझे 10 साल हो चुके हैं लगभग लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए। हाँ यस, आई एम रनिंग 32, लगभग 10 साल इसलिए बोला मैंने। सो आई क्वालिफाइड ऑल लेवल ऑफ सीए इन वन गो, क्योंकि मेरे टीचर्स अच्छे थे, उनकी गाइडेंस सही थी। अच्छा, मैंने कभी ऐसे टीचर चूज नहीं करे जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो,
मैंने ये सारा क्राइटेरिया कभी नहीं रखा। मेरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग था कि भैया मैं टीचर चुनता था, जो भी टीचर है, और फिर उन पे रिलीजियसली बिलीव करता था। जो वो बोलते थे वो करता था और क्लियर करते गया मैं हर एक लेवल। आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, स्टिल आई कुड मेक इट। तो आप बच्चे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। जो भी फैकल्टी चुने उनके ऊपर अटमोस्ट ट्रस्ट रखिए। दूसरा, आई हैव टॉट मोर देन 30,000 स्टूडेंट इन द स्पैन ऑफ 6 ईयर। एक्चुअली अभी 7 साल हो गए हैं और बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। 30,000 से तो कई गुना ज्यादा हो चुके, कई गुना तो नहीं, काफी बच्चे ज्यादा हो चुके हैं। सो इन रीसेंट एग्जाम्स ऑल्सो AIRs आते ही जा रहे हैं। अभी आने वाली एग्जाम में भी AIRs आएंगे ही आएंगे। जो अभी रिजल्ट आने वाला है उसमें भी डेफिनेटली आप AIR देखेंगे। जो भी रिसेंट एग्जाम गई उसके अंदर भी सारे के सारे AIRs थे, CA इंटरमीडिएट लेवल के। मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है, मेहनत उन बच्चों की रही, गाइडेंस हमारा रहा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पशन स्कोर करते हैं, काउंटलेस है, मतलब मेरे पास अब इसका काउंट भी नहीं है और मैं मेंटेन भी नहीं कर पाता। और अगर आप जानना चाहते हैं सर आपने सिर्फ पढ़ाया है या प्रैक्टिस वगैरह भी करी है, तो आई हैव वर्कड विद KPMG फॉर 4.5 ईयर इंक्लूडिंग 3 ईयर आर्टिकलशिप एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन 1.5 साल मैंने काम किया है। सो आई कैरी एक्सपीरियंस ऑफ आर्टिकलशिप देयर। ये सारी चीजें हैं। सर एक मैम का रह गया है, ठीक है मैम, विच मैम, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस टेल मी, आप बच्चे कितना ज्यादा एक्साइटेड है सीए इंटरमीडिएट के लिए? सर ये कैसा सवाल है, हम बच्चे एक्साइटेड ही होंगे? नहीं। दो सेट ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक बच्चा वो होता है जिसे कोई भी आगे आने वाला लेवल है ना वो बर्डन की तरह लगता है, वो सोचता है यार ये आएगा अब इसको पढ़ना पड़ेगा। और एक बच्चा ऐसा रहता है सर ब्रिंग ऑन द न्यू चैलेंज, और मैं देखने के लिए तैयार हूं कि आखिरकार है क्या। हालांकि फाउंडेशन लेवल बेटा बहुत प्रिमिटिव लेवल था। अब मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप सीए इंटरमीडिएट आधे तो एंटर कर ही चुके हैं। रिजल्ट आना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना, उसके बाद आपके नाम के आगे, आपके नंबर, रोल नंबर के आगे पास लिखा रहना, वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी कुछ समय बाद काफी बच्चों के लिए। लेकिन स्टिल दो सेट ऑफ स्टूडेंट होते हैं। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्या आप सच में एक्साइटेड इस जर्नी के लिए, या सर ठीक है सर अब इंटर आएगा वो तो देना ही पड़ेगा, फिर आर्टिकलशिप तो करनी ही पड़ेगी, सर फाइनल तो करना ही पड़ेगा। आप कौन से सेट ऑफ स्टूडेंट है? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्डन ही लग रहा। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था यहां पर दो सेट ऑफ स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं, वो बोल भी रहे सर बर्डन लगता है, और कुछ बच्चे बोल रहे एक्साइटेड है। तो ये ऑनेस्टी को भी प्रेस करना चाहिए। सो आई टॉक टू बोथ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। और आज का सेशन तो वैसे भी हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है, सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, खुद के बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको पता चले यार सीए फाउंडेशन और इंटर लेवल में फर्क है। Very, very interesting. Now I'll tell you honestly, sir, I'm from science background and I'm directly attempting CA inter exam. Please tell me which chapter should I study. So for my subject, you don't require any prior knowledge. Zero prior knowledge you require. For the subject of accounting and law, definitely you need to consult with your teachers. Book देख के। यस, तो मैं दोनों सेट ऑफ स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा। जो बच्चे एक्साइटेड हैं, आप यकीन मानिए झूठ बोलने की इसमें कोई बात ही नहीं आती। अगर आप यही एक्साइटमेंट रोज रख पाए, मैं ये नहीं बोलूंगा एंड तक रख पाए, एंड तक का सोचना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये एक्साइटमेंट सिर्फ रोज रख पा रहे हो कि सर आज मैं कुछ नया सीखूंगा, मैं आया ही कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया ही होने वाला है, कुछ ऐसी चीज होने वाली जो मुझे पता ही नहीं है, तो अगर आप उस चीज को इस तरीके से देखोगे वाह सर मैं कुछ नया सीखने वाला हूं, तो आपको हर एक नई चीज बर्डन नहीं लगेगी, आपको लगेगा वाह यार ये चीज तो मुझे पहले से पता नहीं थी अब पता चले। और दूसरा सेट ऑफ स्टूडेंट उसको पढ़ना भी पड़ेगा लेकिन वो इस इंटेंशन से पढ़ेगा, अबे यार अब इसको भी याद रखना पड़ेगा, अबे यार इसको भी समझना पड़ेगा, अबे यार ये इतना डेप्थ में। और दूसरा बच्चा बोलेगा वाह यार ये कितना डेप्थ में है कॉन्सेप्ट, समझिए। तो आपको अपना माइंडसेट सबसे पहले शिफ्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा उसके बाद जो बच्चे ज्वाइन करेंगे ना बैच, उनका माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? उन लोगों के अंदर रश रहेगा, अरे बाप रे अभी देखिए रिजल्ट आ गया, बैच चालू होगी 6-7 दिन के बाद और हमें तुरंत एकदम बकल अप करना है उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने 1 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो अभी आपके पास समय, पहले अपने माइंडसेट को ट्विस्ट करिए।
आप ऐसा समझिए ये सारी चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर लोग पूछेंगे हमसे, रियल वर्ल्ड में तो इसी चीज का प्रैक्टिस करना है हमको। और अगर हमें ये ज्ञान नहीं आएगा या फिर ये बोरिंग लगने वाला है तो फॉरगेट अबाउट 3-4 मंथ की क्लासेस, जीवन भर बोरिंग काम करना पड़ेगा। तो टेक इट विथ एक्साइटमेंट। यहां पर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे। इनफैक्ट यहां पर तो ऐसी चीजें होने वाली है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे कि नॉर्मल नंबर्स जिन्हें आप देखते थे वो नंबर्स का इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा, उन नंबर का मीनिंग, परिभाषा बदल जाएगी, सब कुछ बदलने वाला है। सो टेक इट विद एक्साइटमेंट। आई हम्बली बेग यू कि बच्चों जो आप इसे बर्डन की तरह समझ रहे हैं, आपको इतना प्लेथोरा ऑफ नॉलेज मिलने वाला है। सो गो गेट रेडी फॉर दिस। सर एक्साइटेड सब्जेक्ट पढ़ूं, कितना पढ़ूं? यस सर, परसों से तो कॉलेज, आप स्ट्रेस मत लीजिए। परसों परसों आएगा, कल कल आएगा, और आप आज में हैं, आप अभी का सोचिए। हाउ मेनी बुक्स विल वी गेट? यू विल गेट हियर 3 बुक्स दिस टाइम। सो इनिशियली आई यूज टू गिव 2 बुक्स, और सभी बच्चों के पास 2 बुक्स ही जाएगी। थर्ड बुक जो है दैट इज कंपाइलर, यू विल गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ दैट, एवरीवन इंक्लूडिंग आइकॉनिक वन, आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। इट्स नथिंग बट जस्ट दी कंपाइलेशन। तो आपको एक कंपाइलर भी मिलेगा इस बार। बच्चा भटकता है ना, सर ये करूं वो करूं, यहां से करूं वहां से करूं, तो केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यूज और पीवाईक्यू का कंपाइलर मिलेगा। यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। ठीक है, सो टेक इट विथ रियली 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 टेक इट विथ एक्साइटमेंट। बहुत यार अच्छा सब्जेक्ट है। कॉस्टिंग के बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता, बट कॉस्टिंग इज ऑल अराउंड। लाइक कॉस्टिंग क्या होता है बच्चों को यहां से मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, सो गाइज आर यू रियली एक्साइटेड फॉर दिस? और नहीं है तो मन मत मारिए, मन को मनाइए कि यार कुछ नया सीखने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट आपको पहली बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, तो यस इसकी एबीसीडी पढ़ने में भी हमको समय लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट लेवल पे कॉस्टिंग का साथ आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट लेवल पे आपको कॉस्टिंग नहीं मिलेगा। यस सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल के अंदर रहेगा, लेकिन एज सच सब्जेक्ट नहीं है सीए फाइनल के अंदर अनफॉर्चुनेटली। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इसे आखिरी बार पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, देयर आर डिफरेंट कोर्स एज वेल, बट ये यहीं पर शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाएगा। सर लॉ में डाउट लग रहा है, 1-2 नंबर है तो उसके बारे में मत सोचिए। कितना टाइम रिक्वायर्ड है कॉस्टिंग के लिए? 3.5 महीने लगते हैं कॉस्टिंग के। लेकिन कॉस्टिंग की एक खास बात यह है कि जब आप कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं, आप उसी दिन से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट राइटिंग, कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो जब आप यहां पर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, काइंड ऑफ वो एक रिवीजन ही हो रहा है आपका। मैं होमवर्क भी देता हूं, अगले दिन रिकॉल भी करवाता हूं, टेस्ट भी लेता हूं, ये सारी चीजें होती रहेगी। स्टार्टिंग विद दिस ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुका हूं। सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक खुशी की लहर, एक खुशी की बात। खुशी की बात यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ये सब्जेक्ट के अंदर मैंने बहुत समय से बहुत कम बच्चों को फेल होते हुए देखा है। ये सब्जेक्ट के अंदर आप डेफिनेटली 75, 80, 90 क्रॉस कर सकते हैं, और इस बार के एग्जाम में टचवुड 90 क्रॉस करने वाले बच्चे आपको मिलेंगे। देखने में लगेगा कि सर ये तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसका कोई प्रायर नॉलेज नहीं हमको। देखने पर कई बार कुछ लोग इसको टफ भी जज कर लेते हैं, बट ये सब्जेक्ट के अंदर पासिंग बहुत ज्यादा आसान और 90+ स्कोर करना पॉसिबल है। बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर 19-20 हो सकता है। ये प्रेडिक्टेड पेपर है। इनफैक्ट आई टीच अ सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल। एफएम पढ़ाता हूं मैं आपको 50 मार्क्स का। वहां पर मैं बच्चों को बोलता हूं देखिए यहां पर सरप्राइज एलिमेंट आने के चांसेस बहुत है, बट कॉस्टिंग के अंदर सरप्राइज एलिमेंट्स नहीं आते हैं। सो दिस इज वेरी मच स्कोरिंग सब्जेक्ट। इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ चैप्टर्स, यू हैव गॉट 15 चैप्टर्स इन टोटल। 1 चैप्टर इज थियोरी, चैप्टर नंबर 1 जो यूट्यूब के ऊपर होगा, बाद में होगा, उसे आपको रिकॉर्डेड देखना है। इजी टॉपिक है, लेकिन ये चैप्टर सबसे एंड में देखना रहता है। देन देयर आर 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स। अभी मैं आपको इंडेक्स भी बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में वहां पर पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। हम यहाँ पर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस की चर्चा करने वाले हैं। सर किस तरीके से खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं वो चर्चा करने वाले हैं। बट इफ वी टेक अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल एक्सपेंस ऑफ मटेरियल, मटेरियल में भी ग्रेव डिटेल्स हैं। सर मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, सर मटेरियल कब ऑर्डर करने का, कितना ऑर्डर करने का, सर मटेरियल की
स्टोरेज कॉस्ट कितनी आती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आती है, कैरिंग कॉस्ट कितनी आती है, सर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑर्डर की क्या होनी चाहिए, मटेरियल को रिकॉर्ड कैसे करना है, सारी चीजें यहां पर आती हैं। सो थिंक अबाउट मटेरियल, आपको मटेरियल का बहुत डिटेल में जानकारी यहां पर मिल जाएगी। सर ये अकाउंट जैसा ही लग रहा है, नो इट्स नॉट लाइक अकाउंट, नॉट एट ऑल लाइक अकाउंट। यहां पर बस आपको एक चैप्टर अकाउंट्स की तरह देखने को मिलेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसके अलावा कोई भी चैप्टर आपको अकाउंट्स की तरह नहीं देखने को मिलेगा। सर स्टार्टिंग के चैप्टर्स हार्ड है क्या? बहुत अच्छा सवाल है सर। स्टार्टिंग के चैप्टर्स हार्ड है क्या? सबसे इजी चैप्टर है इसके अंदर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, जो कॉस्ट शीट है, इट इज इजिएस्ट ऑफ ऑल। 15 मिनट में चैप्टर रिवाइज होता है, 10 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के हो जाते हैं। 3 सेशन लगते हैं मुझको पढ़ाने के लिए, और 2 सेशन और लेता हूं, आजकल 5 सेशन लेने रखा हूं। इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं इसे स्टार्टिंग में लेता हूं ना, बच्चों को कॉस्ट शीट भी टफ लगता है, और मैं इसे एंड में लेता हूं, बच्चा बोलता है सर करवा क्यों रहे हो, इतनी ऑब्वियस चीज एग्जाम में पूछी जाती है, ये तो मुफ्त के नंबर है। तो इट्स नॉट अबाउट स्टार्टिंग के चैप्टर टफ है या डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग के अंदर हमें स्लो जाना पड़ता है, क्योंकि पूरा कॉस्टिंग आपके लिए नया है भाई, उसकी एबीसीडी भी नहीं पता आपको। इफ आई टॉक अबाउट प्राइम कॉस्ट, यू डोंट नो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू डोंट नो, चेंज इन इन्वेंट्री, यू डोंट नो। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तरीके नहीं पता है, सो एवरीथिंग इज न्यू। तो पहले जो छोटे छोटे चैप्टर्स भी है, उसको पढ़ने में समय लगता है, वो समय आप लोग वार्म अप के टाइम पर प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। सबका होता है बेटा, या तो लाइव होता है या तो रिकॉर्डेड है। हाँ, कॉस्टिंग के आपको 2 ही बुक्स आएंगे, तीसरा मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं, क्योंकि वो कंपाइलर अभी तैयार हो रहा है, और हर बार हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, तो वो तो सॉफ्ट कॉपी में ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चा बड़ी आपके पास 14 प्रैक्टिकल और एक थियरी टॉपिक है, और आप समझ लीजिए हमारा 95% या उससे भी ज्यादा समय से प्रैक्टिकल पार्ट में ही जाने वाला है। तो इस सब्जेक्ट को मैं प्रैक्टिकल बोलूं या थियरी बोलूं? प्रैक्टिकल है साहब। सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे? यस, अभी देखिए इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज कर दिया है, और पैटर्न मतलब न्यू सिलेबस, आप उससे वेल वर्स हो चुके हैं। क्या होने वाला है पैटर्न में? सर 70-30 है। 70 आपका जो रहेगा वो रिटर्न वाला पार्ट रहेगा, और 30 है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट रहेगा। उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब केस बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? बड़े क्वेश्चंस होते हैं। बड़े क्वेश्चन 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उसके अंदर 5 एमसीक्यू पूछेंगे, 2 मार्क्स ईच के। ऐसे 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स वहां पर हो गए, और फिर आपसे एक एक 2-2 मार्क्स के वो एमसीक्यूज भी पूछेंगे, 2 मार्क्स के एमसीक्यू पूछने हैं। तो एमसीक्यू पोर्शन भी आएगा 30%, और 70% रहेगा आपका रिटर्न वाला प्रैक्टिकल वाला पार्ट। अब आप बोलेंगे सर ये केस बेस की हमको अलग से तैयारी करनी पड़ती है क्या? नॉट एट ऑल। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करवाता हूं रेगुलर क्लासेस के अंदर ही, 10-10 मार्क्स के जो क्वेश्चन कवर करवाता हूं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन कवर करवाता हूं, वही चीज ये लोग केस बेस में पूछ रहे, तो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल अबाउट दैट। सो जैसे हम वो 70 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, 30 मार्क्स ऑटोमेटिकली हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। देन देयर कम्स थियरी एज वेल। थियरी वाला क्वेश्चन आपके लिए एक अवेलेबल करवाती है इंस्टीट्यूट, ताकि जो बच्चा इधर उधर से कोई एक पर्टिकुलर बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, वो एंड में थियरी अटेम्प्ट करके कुछ मार्क्स तो बटोर ले। तो थियरी हमारे लिए सेवियर की तरह काम करती है। अगर हम कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो थियरी सेव्स अस। तो थियरी कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे लिखना है, वो सब आपको बाद में बताया जाएगा। तो थियरी पार्ट इज ऑल्सो देयर। देन पैटर्न तो आप लोग समझ गए। अब मैं आपको 2 मॉड्यूल दे रहा हूं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। तो बेसिकली 2 अलग अलग मॉड्यूल नहीं है, एक ही मॉड्यूल हो रही थी 700 पेज की। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 मोटी बुक, मैंने उसको 2 बुक में डिवाइड कर दिया। पहले 7 चैप्टर मॉड्यूल 1 में डाल दिए, बचे 8 चैप्टर मॉड्यूल 2 के अंदर डाल दीजिए। और मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए कंपाइलर, जिसके अंदर मैं कुछ नहीं करने वाला, पास्ट ईयर के पेपर एमटीपीज और आरटीपीज बस डंप डाल दूंगा। जो बच्चे को पास्ट ईयर के एमटीपी आरटीपीज नहीं मिल रहे, वो वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है। सिंपल एज दैट। कवरेज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन कवर होगा, पीवाईक्यू कवर होंगे या उससे सिमिलर क्वेश्चन यहां पर कवर होंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बहुत है। होमवर्क डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि होमवर्क करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहां पर हम लोग अटक रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी ऑब्वियसली है, ऑब्वियस है बच्चों के लिए, लेकिन हमसे नहीं हो पा रही, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। सर शुड वी हैव प्रायर नॉलेज टू सीए इंटर? नो। एज फॉर दिस सब्जेक्ट, नो। फॉर अकाउंट्स एंड लॉ मे बी, बट नॉट फॉर दिस सब्जेक्ट। सर यूए में रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी?
दैट मीन्स जो आप बोल रहे हैं कि ऑल्टरनेट डे जो वार्म अप चल रहा है वो बंद होने के बाद, वो तो रिजल्ट आने के 1 हफ्ते बाद, क्योंकि रिजल्ट आएगा 1 हफ्ते तक बेटा हमें बच्चों का डेटा कंपाइल करना पड़ेगा, फिर उन बच्चों के लिए बैच अनाउंस करनी पड़ेगी, फिर वो बच्चे आएंगे, सो इट टेक्स 1 वीक। तो यू डोंट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज। ठीक है, गॉट माई पॉइंट? इज दिस वेरी मच क्लियर? गाइस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले तो आप लाइक करिए। देन लेट्स अंडरस्टैंड न्यू सिलेबस और रीसेंट एग्जाम। तो सर रीसेंट एग्जाम में यही देखने को मिला है, 70-30 का पैटर्न इंस्टीट्यूट रिजिडली फॉलो करेगी। ऑफ कोर्स वो तो पैटर्न दिया है। सर कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर नहीं पूछा जाता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इनफैक्ट थोड़ी देर बाद बता दूंगा। लेकिन आप समझ लीजिए हमें प्रिपरेशन करनी है प्रैक्टिकल 14 टॉपिक्स के 70% रिटर्न पार्ट की। अगर मैं 30 मार्क्स का प्रिपरेशन नहीं भी करता हूं, एमसीक्यूज का प्रिपरेशन नहीं भी करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो वो 70% में आपको पढ़ाने वाला हूं उसी को वो एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देंगे, केस बेस्ड एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके पूछने वाले हैं। सो अवर टारगेट विल बी 14 टॉपिक्स, और उसका भी सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट ही करना है। हालांकि इस बार मैंने प्रैक्टिस चेंज कर दी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जस्ट अभी मेरा कंप्लीट हुआ है फॉर सितंबर एग्जाम, तो मैं केस बेस भी हाथों हाथ करवा देता हूं। आजकल मैं ऐसा ही कर रहा हूं, केस बेस भी तुरंत ही करवा देता हूं। सो यू विल गेट नॉलेज ऑफ केस बेस एमसीक्यू एज वेल। थियरी पोर्शन सबसे एंड में होगा, वाईटी पर होगा। काम एनर्जी है आपकी, तो काम एंड कंपोज तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए सीए इंटरमीडिएट इज नॉट अबाउट शोर शराबा, इट्स अबाउट शांति से पढ़िए, आगे बढ़िए, समझ में आने की देरी है। सर मैंने गलती से आरपी सर की बुक्स ऑप्ट कर ली, तो बेटा क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलती से मेरी ऑप्ट कर ली, कुछ बच्चों ने गलती से आरपी सर की कर ली, तो जैसे ही आप क्लास में आएंगे हम स्वैप करवा देंगे आपकी बुक्स का। सर नोटबुक कितना लेना चाहिए? देखिए अगर मैं आपको बोलूं आपको 5 नोटबुक लेनी है, अगर मैं आपको बोलूं आपको 5 नोटबुक भी लगेगी फॉर एग्जाम्पल, तो 5 की 5 अभी खरीद के तो रखनी नहीं है। और ऐसा थोड़ी रेशनिंग चालू है कि एक बार खरीद ली वापस बाद में खरीद नहीं सकते। तो अभी तो एक से शुरुआत करिए, बट 400 पेज की बुक से शुरुआत करिए। हो सके तो स्पाइरल वाला रजिस्टर ले लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अप्रोच टू एस इन एग्जाम। ये एक बड़ी कॉमन चीज है। आज आप वार्म अप बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जब रेगुलर बैच स्टार्ट होगी, फिर जब सिलेबस हमारा 50% कंप्लीट होगा और मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा, फिर सिलेबस जब कंप्लीट होगा, हर बार बच्चा ये पूछता है सर एग्जाम में हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। तो एक बात याद रखिए, अगर आपका टारगेट है रैंक, रैंक का टारगेट करना कोई बुरी बात नहीं है, इनफैक्ट बुरी बात हो ही नहीं सकते। रैंक का टारगेट रखना वर्सेस वैसी प्रिपरेशन करना, दोनों में फर्क है। सपना देखना अच्छी बात है, सपना तो देख ही सकते हैं, तो सपना देख रहे आप रैंक लाने का, लेकिन पढ़ाई आपकी चल रही है हार्डली पास होने की, तो ऐसे नहीं चलेगा। एग्जाम में अगर आपको अपना रोला भैया वर्चस्व पूरा कायम करना है, तो मेरी कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप रैंक लाना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन आज से शुरू होगी। सर ये तो हर टीचर बोलता है, नहीं, जेन्युइनली आज से शुरू होगी। सबसे पहले आज आप एक काम कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट से प्यार करना चालू कर दें। क्यों सर, अभी तो इस सब्जेक्ट को देखा भी नहीं। नहीं बेटा, आप प्यार करिए सब्जेक्ट से पहले, कि इसमें जो भी आएगा हमारे लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कभी पूछ नहीं सकते हैं। तो मैं इस सब्जेक्ट से प्यार करूंगा और ये मुझे उसका प्रतिफल मार्क्स देगा। आप लोगों ने करना क्या है, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, बेटा कुछ भी हो जाए, रेगुलर क्लास करनी है, एक भी क्लास मिस मत करिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलने जा रहा हूं, क्योंकि अगर आपने एक बार क्लास मिस करना चालू कर दिया तो भैया फिर स्ट्रिक्ट चालू हो जाएगी, फिर तो बच्चा डेली मिस करता है। बस एक बार उसके अंदर मिस करने पर गिल्ट रहता है, जैसे ही वो गिल्ट से ओवरकम किया, बेटा वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाता। और एक बार आपने रेगुलर क्लास छोड़ दी, फिर आपका और मेरा ये जो डिस्टेंस अभी बिल्कुल भी नहीं, वो डिस्टेंस बनना चालू हो जाए। नेक्स्ट इज आई गिव होमवर्क। और होमवर्क बच्चा सोचता है अरे सर होमवर्क ही तो है, आज नहीं तो कल कर लूंगा। नहीं, मेरे होमवर्क देने के पीछे भी एक स्ट्रेटेजी रहती है। या तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं उसका होमवर्क दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, या फिर मैं आपको ऐसा होमवर्क दूंगा जो आपके दिमाग को चैलेंज करें, ताकि आप परेशान हो, अनसेटलिंग फीलिंग के साथ आप रात को सो और अगले दिन क्लास अटेंड करने का मन करें। अरे यार ये सब तो समझ में आ गया था सर, फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा, अगले दिन आपको क्लास का इंतजार रहेगा। तो होमवर्क इज अ पार्ट ऑफ योर क्लास। फिर उसके बाद बेटा हम वन शॉट रिवीजन एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे। एमसीक्यूज की खैर मैं बोल रहा हूँ आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। टेस्ट इन इवैल्यूएशन हम भी करते हैं, अनअकैडमी भी आपका करवाती है। फिर रिवीजन होगा मेरी तरफ से एक बार, आपकी तरफ से एक बार, और फिर मैराथन।
ट्रस्ट मी स्टूडेंट, मैराथन पे इतना रिलाय मत करो फॉर माय सब्जेक्ट, क्योंकि मैराथन में आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड दे दूंगा 40 घंटे का, एग्जाम से 1.5 दिन पहले आप कर ही नहीं सकते हैं, आपको एग्जाम के 1 महीने पहले करना पड़ेगा। तो अगर रैंक देखना आपका सपना है तो ये सारी चीजें सिक्वेंशियली होनी चाहिए, रेगुलर क्लास विथ नो बैकलॉग, होमवर्क विद टेस्ट, ये सारी चीजें चलती हैं, और एग्जाम के 1 महीने पहले आपका मैराथन देखकर हो जाए। मैराथन तो नहीं बोलूंगा, सिर्फ 1 शॉट बोलूंगा, और 1 डे बिफोर एग्जाम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बेटा लाइन वाली लेनी चाहिए, कैसा सवाल है सर? टैक्सेशन की भी क्लास चल रही है, वाई ओवरलैप नहीं, वो चल नहीं रही है, उसकी स्ट्रीम बस एंड नहीं लिख कर आया है, स्ट्रीम एंड नहीं हुए पर चल भी नहीं रही है। सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चा बाड़ी। ठीक है, चलिए एक बार चैप्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर्स कौन कौन से हैं सर? सर चैप्टर बता के करोगे क्या? हमको तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, बताना जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा पता नहीं इसमें क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने वाले क्या सर, यहां से लेकर ब्लैक होल की दूरी मेजर करने वाले हैं क्या सर, सरफेस ऑफ द डेप्थ ऑफ द अर्थ मेजर करने वाले हैं क्या सर, क्या इसके अंदर ड्राइंग पेंटिंग होने वाली है क्या? मतलब पता तो होना चाहिए ना भाई, पढ़ाने क्या वाले हैं इसके अंदर। तो सुनिएगा, हम इसके अंदर आपको पढ़ाने वाले कॉस्टिंग के हर एक एस्पेक्ट, और यही रीजन से सीए इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, ये सिर्फ इसी लेवल पे है, ना ही फाउंडेशन लेवल पे देखने को मिलेगा, ना ही फाइनल लेवल पे देखने को मिलेगा। तो यहीं से ये सब्जेक्ट शुरू होगा और यहीं के यहीं ये खत्म भी हो जाएगा आपके लिए। तो जितना भी कुछ इंस्टीट्यूट डाल सकती है सब कुछ यहाँ पर डाल देंगे। सर हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक जैसे कि मटेरियल कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे एंड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो सीक्वेंस हमारी शुरुआत होगी वो है मटेरियल कॉस्टिंग की। सर मटेरियल कॉस्टिंग में क्या होगा? हम मटेरियल की चर्चा करने वाले हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है मटेरियल। सर मटेरियल क्या है? जो रेट में खरीदा हा वो रेट में रिकॉर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल में भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मटेरियल, उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना, बहुत सारे खर्चे लगते हैं, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद बेटा ओवरहेड्स के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, जीएसटी लगता है, जीएसटी का क्रेडिट मिलता है, कंटेनर के खर्चे लगते हैं, कंटेनर का रिफंड हो जाता है, और भी न जाने कितने टाइप के टैक्सेस लगते हैं। कई बार बीच में कंसाइनमेंट खराब हो जाता है, नॉर्मल लॉस होता है। तो इट्स नॉट दैट इजी मटेरियल की कॉस्ट निकालना। सर मटेरियल कितना ऑर्डर करना? मन चाह उतना मटेरियल ऑर्डर कर देंगे फिर तो गलती हो जाएगी। तो मटेरियल एक बारे में कितना ऑर्डर करना, मटेरियल कब ऑर्डर करना, कितना स्टॉक रखना, कंजर्वेटिव रहना, मॉडरेट एग्रेसिव, बहुत डिटेल में चर्चा है। सर मटेरियल का क्लासिफिकेशन, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, मटेरियल को कैसे इशू करना, उसकी कॉस्ट कैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करना, सारी डिटेल में चर्चा होने वाली है। एंड सेम गोज विथ लेबर एज वेल। ऐसा नहीं है ये मजदूर को बुलाया, उसको जो पेमेंट दे दिया वो रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सो वी विल स्टडी इन ग्रेव डिटेल कि मटेरियल सॉरी आपके लेबर की कॉस्ट क्या होती है, लेबर की अर्निंग क्या होती है, ओवर टाइम क्या होता है, ओवर टाइम का पेमेंट कितना होता है, एम्प्लॉय का टर्नओवर, उस एम्प्लॉय टर्नओवर की कॉस्ट, इंसेंटिव प्लान कैसे करते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। हाउ ऑफन टीचर कंडक्ट्स टेस्ट? सो आई कंडक्ट पोर्शन वाइज। क्लस्टर जब मेरा कंप्लीट हो जाता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फिर लेते हैं। फिर कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इसका क्लस्टर खत्म होने के बाद लेते हैं। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग खत्म होने के बाद लेते हैं, और मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट होने के बाद एक बार लेते हैं। ठीक है, तो मटेरियल आपको समझ में आया? सर ये जो मटेरियल हम परचेज करते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको सिखाई जाएगी। अगेन इट इज रिलेटेड टू नंबर। फिर लेबर बेटा, इंप्लॉय कॉस्टिंग आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेबर से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट। फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, पावर, मेंटेनेंस, रिपेयर, ये सारे खर्चे होते हैं। इन खर्चों को इकट्ठा करके हर एक प्रोडक्ट पे थोड़ा थोड़ा चार्ज किया जाता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको थोड़ी देर में। इसे बोलते हैं ओवरहेड्स कॉस्टिंग। फिर ओवरहेड्स कॉस्टिंग का एडवांस वर्जन आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कह सकते हो भैया अपग्रेडेड वर्जन, सेम ही है पर अपग्रेडेड। फिर कॉस्ट शीट, जैसे आप अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी तरीके से कॉस्टिंग में कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए कॉस्ट शीट आता है। फिर बेटा यहां पर भी हम लेजर वगैरह बनाते हैं जिसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फिर यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जब आप एक कोई यूनिक सिंगुलर प्रोडक्ट बनाते हो तो हम जॉब कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। जब आप बैचेस में प्रोडक्ट बनाते हैं यानी कि 100 यूनिट एक साथ बनाते हैं तो बैच कॉस्टिंग।
और यूनिट कॉस्टिंग मतलब पूरी कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसे बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू गुजरता है और फिर तैयार होता है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 से प्रोसेस 3, हम प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट में हम आपको बताएंगे कि जब आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी करते हो, एंड में एक नहीं अनेक प्रोडक्ट निकल के आते हैं, तो हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना। सर्विस कॉस्टिंग, जैसे टीचर्स है, टीचर्स को देखकर तो बच्चों को लगता है पैसा ही पैसा होगा, आते हैं यहाँ पर बोलते हैं इनको तो कोई खर्चा नहीं लगता, जितना पेमेंट आए इनकी ग्रॉस इनकम हो गई। ऐसा नहीं होता है, सर्विस सेक्टर को भी कॉस्ट लगती है। तो सर्विस सेक्टर में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है उसे बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। बहुत सारी टाइप की सर्विसेज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक सर्विस कॉस्टिंग का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। अब जैसे मान लीजिए हम टीचर्स आपको सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। आप एजुकेशन की सर्विस ले रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं, गुड्स बाय कर रहे हैं, नहीं सब्सक्रिप्शन लेकर आप सर्विस ले रहे हैं। फॉरगेट अबाउट आइकॉनिक की बुक्स, सर्विसेज ही ले रहे हैं, उसके अलावा आप हमसे। अब भैया हम आपसे सब्सक्रिप्शन का कितना चार्ज करते हैं, मैं आपको बताता हूं। भैया देखिए, हम सब्सक्रिप्शन का तो आपसे नाम मात्र चार्ज करते हैं। आप बोल रहे हैं अरे सर क्या बातें करते हो, सब्सक्रिप्शन तो बहुत है ना। आपका देखिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मैं देख रहा हूँ 25,999, 15,000 का एक एक सब्जेक्ट मिलता है बाहर। और अगर आप 20 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 29,499 का मिल रहा है। और अगर 16 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 27,999 का मिलता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आइकॉनिक के अंदर रेट थोड़े से बढ़ जाते हैं बुक्स की कॉस्ट के कारण, आपको ये फ्लैट 60% ऑफ पर मिल रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा प्रमोशन भी तो करना था, आपको बताना जरूरी है। तो बच्चा पार्टी सी एश्योर ऑफर अभी भी चल रहा है, आज आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। फ्लैट 60% ऑफ पर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी सर्विस कॉस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ाने के लिए सीए इंटर लेवल के ऊपर टोटल मिला के 8 टीचर है, ठीक है, दोनों बैच मिला के 8 टीचर। अब इन 8 टीचर को एग्जाम्पल के तौर पे ही मान लेते हैं, टोटल पेमेंट जाता होगा एक साल का 2 करोड़, सारे टीचर्स को मिला के 2 करोड़ रुपए जाता होगा, ठीक है। अब ये 2 करोड़ रुपए जा रहा है पेमेंट। इसके अलावा भी अनअकैडमी को बहुत सारे खर्चे आते हैं। हमारे लिए स्टाफ उन्होंने अरेंज कर रखा है, डायरेक्टर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, सीनियर मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव स्टाफ हैं, उन सब का खर्चा भी 1 करोड़ मान लेते हैं। फिर उसके बाद टेक प्लेटफॉर्म है, टेक प्लेटफॉर्म हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, आउटसोर्स करवानी पड़ती है सर्विस, यूट्यूब मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, ये सारी आउटसोर्स सर्विस इवेंट मिला के 50 लाख रुपया और लग गया। तो टोटल ये कैटेगरी का एक साल का खर्चा 3,50,00,000 रुपए आया। फॉर एग्जाम्पल 3,50,00,000 रुपए आया। सर कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, मेरी आप मानिए, आप लीजिए कम से कम 16 महीने का सब्सक्रिप्शन। और अगर ऐसा लगता है चलो सर और 4 महीने हमको मिल जाएंगे 2,000 बढ़ा के, तो आप 20 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पर 12 बेयर मिनिमम है, 16 इज फाइन, वो एक अटेम्प्ट और आपका कवर करता है। हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल से। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो टीचर को पेमेंट मिलता है या अनअकैडमी को पेमेंट मिलता है, सर एक बच्चा और आया अनअकैडमी को 25,000 रुपीज मिल जाएंगे, वो बच्चा नहीं आया तो अनअकैडमी का और कौन सा पैसा बच गया, या फिर एक बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो अनअकैडमी का और कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है। मान लीजिए 5 लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया तो भी अनअकैडमी को उतना ही खर्चा आने वाला है। मैं छठा आदमी व्यक्ति अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने वाला हो तो भी अनअकैडमी को उतना ही खर्चा आने वाला है। भैया ये तो सर्विस प्रोवाइडर है, इस क्लास में एक और एक्स्ट्रा बच्चा बैठ जाए तो टीचर का कौन सा खर्चा, आप लोग इस तरीके से सोच रहे हैं, है ना, क्योंकि सर्विस की वैल्यू समझ में नहीं आती इमीडिएटली। पर जरा ध्यान से देखिए, सीए इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाने के लिए मोटा मोटी तौर पे 8 टीचर होंगे, दोनों टीम मिला के। तो बेटा 8 टीचर का साल का खर्चा आ रहा है 3.5 करोड़। अब हम क्या करेंगे, इसे 3 से डिवाइड करेंगे ताकि हमको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से पर अटेम्प्ट कॉस्ट पता चले। 350 lakh divided by 3, so it comes to around 1 crore 16 lakh, अराउंड अंदाजन ले रहा हूं 1 करोड़ 16 लाख, ठीक है। अब मान लीजिए, बस बेटा आपका जीवन कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 बच्चे आएंगे एक बैच में, तो 500 इंटू 25,999, एक एवरेज कॉस्ट पकड़ ली, 25,000 वाली सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं,
तो 500 इंटू 25 999। तो बेटा हमारे पास आएंगे 1,29,00,000, 1,30,00,000 पकड़ लेते हैं। तो अब मान लीजिए अगर 500 बच्चे भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हम हार्डली 14 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लोगों को लगता है 500 बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, मतलब अनअकैडमी के पास, फॉर एग्जांपल, एक तो छोटा नंबर ले रहा हूं, सब्सक्रिप्शन का नंबर बहुत बड़ा होता है हमारा, फिर भी बच्चों को लगेगा सर आपके पास तो 1,30,00,000 रुपए आ गए, आपका तो कोई खर्चा ही नहीं। बट थिंक फ्रॉम अनअकैडमी पॉइंट ऑफ व्यू, अनअकैडमी एक सर्विस प्रोवाइडर है। अनअकैडमी ने भी ये जब कॉस्ट निकाली होगी तो किस तरीके से निकाली होगी, जरा सोच के देखिए ना। अनअकैडमी ने देखा होगा कि भाई साहब देखिए, हमारे पास एक अटेम्प्ट के अंदर खर्चा होने वाला है 1,16,00,000 रुपए का, और भाई इतनी बड़ी कंपनी हूं, डिजर्व करती हूँ 14 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना, कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं। तो टोटल मुझे 1,30,00,000 रुपए रिकवर करने हैं। अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, फॉर एग्जांपल एक बेयर मिनिमम 500 बच्चे हैं। तो इस तरीके से अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन का प्राइस 25,999 डिसाइड करेंगे। अब इस 25,999 में 14 लाख का ही अनअकैडमी का अर्निंग हुआ। वैसे तो बहुत ज्यादा होगा, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग अ कंजर्वेटिव साइड। तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, हमें लगता है उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, हम 25,000 रुपए दे रहे हैं, आपको लगता होगा टीचर की जेब में सीधा जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो टोटल खर्चा आपका 1,16,00,000 रुपए वैसे भी है। क्या बताना है बेटा तुझे? आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। किसी टीचर की ज्यादा हो सकती है, किसी टीचर की कम हो सकती है, एक ऑन एन एवरेज पकड़ा है, 8 टीचर 9 टीचर वॉट एवर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां सर्विस कॉस्टिंग में हम सिखाएंगे कि जो बैंक आपको चार्जेस लगाता है, जो टेलीकॉम सर्विस है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, ठीक है, कम्युनिकेशन की जो सर्विस आपको टेलीकॉम सर्विसेज है, ये आपसे जो मंथली सब्सक्रिप्शन, मंथली रेंटल लेते हैं या प्रीपेड में जो आपसे चार्जेस लेते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन आप लोगों को हॉस्पिटल वाले चार्जेस लगाते हैं, बेड के हिसाब से, रूम के हिसाब से, वे लोग कैसे लगाते हैं। आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वाले फीस कैसे डिसाइड करते हैं, ये मास्टर अपनी क्लासेस की फीस कैसे डिसाइड करते हैं। आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं, टोल जब पे करते हैं तो वो कैसे टोल फीस डिसाइड करते हैं। ये सारी चीजों की डिटेल में हम स्टडी करने वाले सर्विस कॉस्टिंग में। देन कम्स मार्जिनल बजट एंड स्टैंडर्ड। ये बेसिकली एनालिसिस का पार्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हर एक प्रोडक्ट का वैल्यूएशन हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करते हैं। मार्जिनल में हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आगे आने वाले पीरियड में हम बजट स्टैब्लिश करते हैं कि ये हमारी सेट ऑफ एक्टिविटीज होने वाली जिसे हम अचीव करना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। आप कॉस्टिंग के अंदर ये सब पढ़ने वाले। मैंने आपको बता दिया ग्रुप 1 खत्म होने के बाद, ठीक है। बॉस गैंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। बताइए आपको थियरी समझ में आई इसकी, क्या 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 मैंने जो आपकी बताया है वो सब समझ में आया बेटा? इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हम सबसे एंड में देखेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर पढ़ लिए। ये जब मैंने सारे के सारे चैप्टर पढ़ लिए उसके बाद इंट्रोडक्शन पढ़ना एक फॉर्मेलिटी है। तो सर इंट्रोडक्शन में है क्या? इंट्रोडक्शन में यही है, मटेरियल और मटेरियल के जितने भी एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ज्ञान दे रखा है। लेबर और लेबर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उसका वहां पर ज्ञान दे रखा है। उसके अलावा जितने भी चैप्टर का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन एंड आंसर है, वो सब वहां पर आएंगे। हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ नई टर्मिनोलॉजी, नई चीजें सीखेंगे, और वही सारी चीजों का थियोरेटिकल एस्पेक्ट चैप्टर 1 में दे रखा है। इसलिए चैप्टर 1 को एंड में पढ़ना सबसे ज्यादा सही रहता है। सिर्फ ओवरव्यू देखना है बेटा, आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। हर एक चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम 20 घंटे, यानी नई नई कहते हुए 10 से 11 लेक्चर लगेंगे। तो अभी मैं आपको 1 घंटे में सब कुछ तो समझा नहीं सकता, ठीक है। तो बच्चा पार्टी, आज आप लोगों के लिए सीए अश्योर ऑफर का लास्ट डे है। आप लीजिए सब्सक्रिप्शन, बिंदास सब्सक्रिप्शन लीजिए, निश्चिंत होकर सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं। अगर हम आपको पुश नहीं करेंगे ना, आप इसे ढील देंगे, ढीला छोड़ देंगे, और आप अपने ड्रीम से डेफिनेटली दूर चले जाएंगे। हमें भी हमारे टीचर्स ने कई जगह पुश किया, कई जगह हम समझदार थे, हमने प्रोएक्टिवली एक्ट किया। फाइनल लेवल पर आप प्रोएक्टिवली एक्ट करेंगे, लेकिन सीए इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चा बचकानी हरकतें करता है।
तो आप लोग डेफिनेटली सी एश्योर में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोई रिस्क नहीं है। मतलब आप एक हफ्ते बाद सब्सक्रिप्शन लेंगे विदाउट सी एश्योर ऑफर तो भी आपको वही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, हम वैसा ही पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बेनिफिट प्लस एश्योरेंस मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चा क्लियर नहीं कर पाया तो उसका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा फाउंडेशन का सितंबर तक, और सीए इंटरमीडिएट की वैलिडिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। सो गो फॉर इट, ऑप्ट फॉर इट। मेरा कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक और कोड है मेरा CA360 CA360। बेटा ग्रुप में ही करिए सब, मेरा स्टाफ आजकल 24 आवर्स टर्न ऑन टाइम में सबको रिप्लाई कर देता है। ओके, सो नाउ we have understood sir what we are going to study in this subject, what is my way of teaching। मैं अपने बारे में एक दो बातें आपको और बता देता हूं। बच्चों मैं ना हर बार खुद को स्टूडेंट की जगह रख के पढ़ाता हूं कि ये वाले कॉन्सेप्ट में मैं स्टूडेंट होता तो कहां अटका होता, क्यों अटका होता, और अपने पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस से भी मुझे पता है कि बच्चा कौन से पॉइंट पर अटकता है। अब इतनी सारी बैचेस हो गए हैं, हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हर बैच के अंदर बच्चे की कौन सी क्वेरी रहती है। तो आप ऐसे समझिए मोस्टली आपको बैच के अंदर कोई क्वेरी आएगी ही नहीं सिवाय फर्स्ट लेक्चर के। फर्स्ट लेक्चर में ना बच्चे के अंदर इतनी ओवर एक्साइटमेंट रहती है कि वो इंतजार ही नहीं करता है, मेरे शब्द पूरे कंप्लीट ही नहीं होने देता है, मेरा स्टेटमेंट ही होने नहीं देता, और वो सवाल पे सवाल पूछता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये सब्जेक्ट काफी ज्यादा आपके लिए आसान रहने वाला है, और इसके अंदर एक प्रोसेस डिजाइन है। रेगुलर क्लास करिए, होमवर्क करिए, टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, एग्जाम दीजिए, ये जर्नी आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। ठीक है बच्चा बड़ी कूल 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 कूल। चलो जी, चलो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की। भाई साहब आप लोगों ने सुना होगा डेफिनेटली बच्चे बोलते हैं कि कॉस्टिंग एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। भैया हमारी रूह कांप जाती है कॉस्टिंग के बारे में। ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो बहुत पहले एग्जाम दे चुके हैं। आज के टाइम पे कॉस्टिंग एक बहुत रिफाइंड सब्जेक्ट हो गया है, इसके अंदर आपको कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही प्लेन वनीला सिंपल सब्जेक्ट है। द ओनली थिंग इज कि आपको कॉस्टिंग के बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बेसिक्स में कवर करवाऊंगा, स्टार्टिंग से करवाऊंगा। अच्छा दूसरी चीज आपने सुनी होगी कि कुछ बच्चे इस सब्जेक्ट को बोलते हैं सर कॉस्ट, कुछ बच्चे बोलते हैं कॉस्टिंग की क्लास है सर, कुछ बच्चे बोलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और कुछ बच्चों का तो सवाल होता है सर हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एफएम एसएम दो अलग सब्जेक्ट हैं, तो सर क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो अलग अलग सब्जेक्ट है? ना बाबू, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक ही सब्जेक्ट है जो मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया। अब ऐसा भी मत समझिएगा सर आधे सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आधे टॉपिक हमारे कॉस्टिंग के, ऐसा भी नहीं है। तो पहले हम समझते हैं कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, फिर इस सब्जेक्ट का नाम समझे, नाम इस सब्जेक्ट का जो नाम है ना उसे समझेंगे। तो बच्चा बाड़ी एकदम सिंपल सेंस में समझते हैं कॉस्ट का मतलब, एकदम सिंपल सेंस में कॉस्ट का मतलब, सर कॉस्ट का मतलब हमारे हिसाब से तो जो खर्चा होता है दैट इज सिंपली द कॉस्ट। मैं अगर ये कंघी लेकर आया तो सर इस कंघी के लिए जो आपने पैसे दिए दैट इज द कॉस्ट। सर मैं ये पेन लेकर आए इसके लिए जो मैंने पैसे दिए दैट इज द कॉस्ट। स्टाफ को मैंने हायर कर रखा है, स्टाफ को जो मैं पेमेंट देता हूं दैट इज द कॉस्ट, एकदम सिंपल नैरो सेंस में। फिर अगला सवाल आता है कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, फिर सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ। मान लो बच्चों मैं सीए बन गया हूं, वैसे तो मैं सीए बन ही गया हूं, और मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा देखा ला घर लग रहा है, ऐसा एक सेम घर बना लेते हैं। एंटीलिया बनाने के बारे में सोचा बेटा मैंने, ठीक है, एंटीलिया बनाने के बारे में सोचा। सीए बनने के बाद आंखों में हसीन सपने लिए मैं मेरे दोस्त के पास गया, मैंने बोला दोस्त दोस्त देख मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को सब कुछ पढ़ाता हूं, लेकिन तू ये कंस्ट्रक्शन फील्ड से कनेक्टेड है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला दोस्त दोस्त मैं टीचर हूं, मुझे कॉस्टिंग सब समझ में आती है, लेकिन तू क्योंकि कंस्ट्रक्शन से कनेक्टेड है, मैं चाहता हूं मैं तुझसे कंसल्ट करूं और ऐसा ही एक सुंदर सा घर एंटीलिया बनाऊं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट करूं तो करूं कहां से। तो मेरे दोस्त ने बोला बस इतनी सी बात। मैंने बोला हाँ तेरे लिए इतनी सी बात होगी एग्जैक्टली, पर मेरे लिए बड़ी बात है।
तो बोला कुछ मत करो। मैंने बोला कुछ नहीं करूं, अपने आप घर बन जाएगा। नहीं, बोला सुनो, आप एक काम करो, आप मार्केट में जाओ। मैंने बोला अच्छा चलो, चला गया। वहां पे स्टेशनरी की दुकान ढूंढो। मैंने बोला स्टेशनरी की दुकान दिख गई। वहां पे उनसे एक रजिस्टर मांगो। मैंने बोला लाइन वाला है बिना लाइन वाला? बोले कोई भी ले लो। मैंने लाइन वाला लिया। बोले एक पेन लो और स्केल लो। मैंने बोला अच्छा, पेन लिया, स्केल लिया। बोले फिर मेरे पास वापस आओ और यहां पर बैठ के ऐसा बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स के अंदर एज ए कॉलम्स बनाओ। मैंने बोला भाई कितने कॉलम बनाएंगे? बोले जितने मैं तुझे बोल रहा हूं, टोटल 5। समझना, एग्जाम्पल बहुत कोटेड है, एकदम गोटेड एग्जाम्पल। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला मुझे घर बनाना है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला तुझे घर बनाना है, तुझे इसके बारे में एबीसीडी कुछ भी नहीं पता, सिविल इंजीनियर है बेटा वो, कंस्ट्रक्शन से ही कनेक्शन है उसका पूरा। तो उसने मुझे बोला आप स्टेशनरी शॉप पे जाइए, वहां से एक रजिस्टर लेकर आइए, रजिस्टर या पेज या छोटी नोटबुक लेकर आइए, उसके अंदर ये फॉर्मेट ड्रॉ करिए। फिर जो जो खर्चा तुम्हें लगने वाला है वो यहां पर रिकॉर्ड करिए। जैसे कि आपको ब्रिक्स लगेंगे, स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, फिर लेबर चार्जेस लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मीटर चार्जेस लगेंगे, आपको साइट क्लियरिंग एक्सपेंस लगेंगे, अदर मिसलिनियस एक्सपेंस लगेंगे, और जो जो खर्चे आपके आ रहे हैं वो खर्चों को आप लिखते जाओ। अच्छा, मैंने बोला बस इतना ही? बोला हाँ। तो मैं रजिस्टर लेकर आया, उसने मुझे बताया ब्रिक्स, मैंने लिखा ब्रिक्स और उसका खर्चा लिखा। फिर बेटा सीमेंट, तो सीमेंट का खर्चा लिखा, स्टील तो स्टील का खर्चा लिखा, लेबर के चार्जेस, उसने मुझे लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करके तुरंत बता दिया इतने चार्जेस आएंगे, वो लिखवा दिया। फिर साइट क्लियरिंग एक्सपेंस है, खुद के चार्जेस वगैरह सब उसने लिखवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उसने मुझसे एक रजिस्टर बनवाया। बोला सर ब्रिक्स के 3 लाख लगेंगे, लिखो 3 लाख। सीमेंट लगेगा 6 लाख का, लिख दिया 6 लाख। स्टील लगेगा 3.5 लाख का, लिख दिया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, गैस एंड मीटर कनेक्शन चार्जेस एंड साइट क्लियरिंग एक्सपेंस एंड अदर चार्जेस उसने मेरे से लिखवा दिया। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? ये नहीं बनाना है बेटा, यू डोंट हैव टू, दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, आई विल टेल यू लेटर। क्या आपको ये समझ में है? उसने कुछ नहीं किया अब तक, मुझे कुछ नहीं समझाया, बस मुझे जाकर बोला आप स्टेशनरी शॉप से एक रजिस्टर लेकर आओ, ये फॉर्मेट ड्रॉ करो और मैं जो जो चीजें बोलता हूं लिखते जाओ। उसने बोला स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, गैस एंड मीटर कनेक्शन चार्जेस, गैस एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस, मीटर कनेक्शन चार्जेस, साइट क्लियरिंग एक्सपेंस एंड अदर टैक्सेस, और उसने मुझे अमाउंट भी कंफर्म करवा दिया। ठीक है, सिंपल है। ठीक, उसके बाद उसने मुझे बोला कि ये जो ब्रिक्स है ये मटेरियल है, लेबर है, या ये दोनों ही नहीं है? मटेरियल भी नहीं है, टेंजिबल चीज भी नहीं है, ये लेबर को किया हुआ पेमेंट लेबर एक्सपेंस भी नहीं है, तो वो चला जाएगा एक्सपेंस में। तो उसने मुझे सबसे पहले बोला भाई साहब तुम्हारे सामने ब्रिक्स आ रही है, ये ब्रिक्स मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है? मैंने बोला मटेरियल है, तो बोला मटेरियल में लिख दो। सीमेंट, सीमेंट मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंसेस हैं? सर ये भी मटेरियल ही है, मटेरियल लिख दिया। स्टील भी एक प्रकार से मटेरियल ही होता है। ठीक है, लेबर चार्जेस, सर ये कोई टेंजिबल चीज नहीं है, मजदूर आया उसने अपनी सर्विसेज दी, लेबरर ने अपनी सर्विस दी, उसके बदले उस फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन के बदले मैंने जो उसे पेमेंट किया दैट आई विल इंक्लूड इन लेबर। अच्छा, गैस एंड वाटर कनेक्शन चार्जेस, सामने वाला आया वो कनेक्शन लगवा के चला गया और सरकार ने पैसे ले लिए, उसने इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाया और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मुझसे पैसे ले लिए, साइट समतल करने का मुझसे किसी ने पैसा ले लिया। अब ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया पेमेंट नहीं है, ना ही ये कोई मटेरियल है, तो इसे हम क्लासिफाई कर देंगे अदर्स में, एक्सपेंसेस में। 50K, 70K, 130K। तो कुल मिला के आप देखेंगे जो मुझे मटेरियल लगा है वो लगा है 12,50,000 रुपए का, लेबर जो है बेटा 8 लाख रुपए का लगा है, और जो अदर एक्सपेंस है वो है 2,50,000 के।
टोटल खर्चा मेरा 23 लाख रुपए का आ रहा है। कुछ टफ लग रहा है? ये तो सिंपल एक्टिविटी करवा रहे हो सर आप। मटेरियल क्या होता है बाद में अच्छे से बताऊंगा, लेबर क्या होता है वो बताऊंगा, और अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं बाद में अच्छे से बताऊंगा। पर अभी एक रफली तो आपको समझ में आ गया सर, ये जो मटेरियल में लेबर के अंदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, जिस चीज को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सर, वो टेंजिबल चीजें जैसे कि ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, सब मटेरियल में आएगा। जो आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए हैं, दैट विल गो इनटू लेबर। और एक्सपेंसेस में क्या आएगा, जो ना ही मटेरियल में है ना ही लेबर में है, वो चले जाएगा एक्सपेंसेस में। तो मैंने क्या किया, जो अमाउंट है उसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस में क्लासिफाई किया। अब तक की स्टोरी एकदम सिंपल आ रही है। वापस से रिपीट करता हूं, मुझे घर बनाना था, सिविल इंजीनियर के पास गया, उसने मुझे बोला ऐसा रजिस्टर मेंटेन करो जिसके अंदर सारे खर्चे रिकॉर्ड करो, मटेरियल को मटेरियल में डालो, लेबर को लेबर में डालो, एक्सपेंस को एक्सपेंस में डालो। ठीक है, हो गया, घर बन के तैयार हो गया। अब मेरा घर बन के तैयार हो गया और मैंने तुम सब बच्चों को इनॉग्रेशन पे बुलाया। अब इन सब बच्चों को मैंने इनॉग्रेशन पे बुलाया तो सही, पर इसके अंदर वैष्णवी जो है, वैष्णवी अपने पापा के साथ आ गई, और वैष्णवी के पापा खुद एक सिविल इंजीनियर थे। तो वैष्णवी आई, वैष्णवी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे, बोली कांग्रेचुलेशन सर। मैंने बोला थैंक यू वैष्णवी। उसने मुझे फ्लावर का बुके दिया, मैंने रख लिया। फिर उसके पापा आया, बोलते हैं बढ़िया एकदम शानदार घर बनाया आपने। मैंने बोला हाँ भगवान की प्रभु की कृपा है। तो बोले शाबाश शाबाश। तो बोले क्या मैं जान सकता हूँ घर आपको कितने में बन के रेडी हुआ? तो मैंने बोला अरे आपने बहुत अच्छी चीज पूछी। मैं एक अपने परिचित सिविल इंजीनियर के पास गया था, उस सिविल इंजीनियर ने मुझे सारी चीजें मेंटेन करने के लिए बोली थी, मैंने सब कुछ मेंटेन करके रखा, मैं दिखाऊं आपको? तो वैष्णवी के पापा बोले यस। तो जैसे ही मैंने उनको दिखाया, वो बोले यार ब्रिक्स में तो आपका कट गया साहब, 3 लाख की ब्रिक्स इसने तो भैया, सेम ये वाली क्वालिटी की ब्रिक्स तो मैं 2.5 में दे देता। सीमेंट तो इसने अंबुजा सीमेंट ही उसकी सेम रेट है, बिल्कुल सही है, 10-20 रुपए का अंतर होगा इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है बढ़िया। स्टील बोले स्टील तो भैया कट गया, स्टील तो अभी नई वैरायटी आ गई है और उसका रेट तो काफी गिर गया है, 3,40,000 में मिल जाता, 10,000 यहाँ पे कट गया सर आपको। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अरे मेरा साला खुद मजदूरी करता आपके यहाँ सर, आपके यहाँ 20,000 रुपए बचा देता, 7,80,000 लगते हैं। और बोले बाकी जो कनेक्शन चार्जेस जिसको देने वो तो सरकार को पेमेंट जाने वाला है, वो तो उतना ही जाएगा। तो बेटा मेरे यहाँ पे नई नई करते हुए भी 80,000 रुपए सेव होने वाले थे, 80,000 रुपीज। और मैं माथा पकड़ के बैठ गया, मैंने बोला यार अपने दोस्तों से तो काम ही नहीं करवाना चाहिए, तो कार्ड देते हैं अपना। 23 लाख रुपए की जगह मुझे 22,20,000 रुपए लगते थे। क्या आपको एग्जाम्पल समझ आया? पर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, वन टाइम ही तो घर बनाना था, कौन सा कंपनी की तरह डेली प्रोडक्शन करना है जो भैया मेरा कटने पर मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता। तो मैंने एक टाइम कैसे ना कैसे अपने मन को मना लिया। अब अगर आप इस पूरे एग्जाम्पल को समझेंगे तो आइए मैं आप लोगों को सारी चीजें समझाता हूं, एक एक करके, एक एक शब्द का मतलब आपको समझाता हूं। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ध्यान से सुनिएगा। इस एग्जाम्पल को मैं चाहता हूं वापस से एक बार रिकॉल करें, क्योंकि यही से सारे टर्म्स निकालने वाला हूं मैं। बेटा मैं सिविल इंजीनियर मेरे दोस्त के पास गया, उसने बोला रजिस्टर मेंटेन करो, ब्रिक स्टील सीमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस, मीटर कनेक्शन, साइट क्लियरिंग एक्सपेंस, गैस एंड वाटर कनेक्शन के जो भी चार्जेस थे वो लिखो, फिर उसे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस में क्लासिफाई करो, उसका टोटल भी मारो। और वैष्णवी के पापा आके मेरे साथ एनालिसिस करने बैठे, वो भी किया और डिसीजन लिया कि भैया मैं मेरे अब दोस्त सिविल इंजीनियर के पास नहीं जाऊंगा, वैष्णवी के पापा ही बढ़िया में हमको करके दे देंगे। तो यहां से अब सारे टर्म्स देखो निकल के आते हैं। जो ब्रिक्स था, स्टील था, सीमेंट था, उन पे जो मैंने खर्च किया, ये जो पैसा खर्च किया ना, 3 लाख, 6 लाख, 3.5 लाख, 8 लाख, 50,000, 70,000, 1,30,000, ये मेरी कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब मेरा खर्च, जो मैंने पैसा खर्च किया। ठीक है, फिर इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, कुछ मटेरियल मैंने रिटर्न कर दिया, 4 लाख रुपए के ब्रिक्स लाया था, उसमें से 1 लाख रुपए के ब्रिक्स वापस कर दिए। ठीक है, तो नेट मैंने 3 लाख रुपए लिखा होगा। फिर स्टील लाऊंगा मैं 8 लाख का, 2 लाख का स्टील मैंने वापस कर दिया, नेट मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखा। तो ये जो सारे खर्चे मेंटेन करने का मेथड या टेक्निक मुझे बताया था, ऐसे रजिस्टर मेंटेन करो, ऐसे अकाउंटिंग करो, जो रिफंड आ रहा है उसको ऐसे अकाउंट करो, जो क्रेडिट मिल रहा है, जो रिटर्न कर रहे हो उसको इस तरीके से दिखाओ। ये सारे मेथड्स, ये सारे के सारे मेथड्स एंड टेक्निक्स कहलाते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्ट का मतलब होता है सिंपली खर्च।
लेकिन कॉस्टिंग का मतलब होता है उस खर्च को भी मेंटेन करने का जो मेथड और टेक्निक होता है उसे बोलते हैं कॉस्टिंग। तो ये रजिस्टर मेंटेन करना एक सिंपल प्रिमिटिव तरीके से कॉस्टिंग था। तो कॉस्ट का मतलब तो सिर्फ खर्चा होता है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना है कॉस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रिप पर जाता हूं तो जो मैं खर्च करता हूं दैट इज माई कॉस्ट, लेकिन मैं उसको स्प्लिट वाइज के ऊपर डालता हूं या फिर एक एप्लीकेशन में मेंटेन करता हूं, दैट इज द मेथड, दैट इज द टेक्निक, दैट इज कॉस्टिंग। फिर सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जब आप खर्चे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ साहब ये मेरा खर्चा है या फिर मेरी इनकम है, फिर उसे सही हेड में क्लासिफाई करते हो, फिर उसे सही तरीके से रिकॉर्ड करते हो और समराइज करते हो, यानी कि अकाउंटिंग करते हो, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। सर पहले ये खर्चा है या आपकी इनकम है, से आइडेंटिफाई करना, फिर सही हेड में डालना मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस में, फिर उसे रिकॉर्ड करके समराइज करना। आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्ड एंड समराइजिंग, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। और वैष्णवी के पापा हैं और उनके साथ बैठ के मैंने ये सारी डिटेल्स को देख के अपने कॉस्टिंग के रजिस्टर और कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन की मदद से कोई ना कोई जब डिसीजन मेकिंग करी, इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, पूरा क्वेश्चन करने के बाद हमें पता चलता है कि यहां पर हमारा लॉस है, तो हम क्वेश्चन में कंक्लूड करेंगे कि हमें प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। यह है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरी जानकारी की मदद से डिसीजन लेने को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोडक्शन करना है, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? आई रिपीट दिस एग्जांपल अगेन। मेरे दोस्त ने मुझे ब्रिक, स्टील, सीमेंट के लिए जो पेमेंट करने के लिए बोला था, दैट वाज माय कॉस्ट, खर्चा। कॉस्टिंग क्या है? इतने सारे खर्चे, इतनी सारी इनकम, इतने सारे रिटर्न, इतने सारे रिफंड, सब मेंटेन करने के लिए जो मेथड या टेक्निक या रजिस्टर मेंटेन करना सिखाया, दैट इज कॉस्टिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सर इट इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले खर्चा है या इनकम से आइडेंटिफाई करो, फिर सही हेड में क्लासिफाई करो, फिर रिकॉर्ड करो और एंड में समराइज करो, इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से जब मैं वैष्णवी के पापा के साथ बैठ के डिसीजन ले पाया, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कुछ अलग चीज नहीं है, जो भी आप कर रहे हो उसकी मदद से डिसीजन ले सको, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो व्हेनेवर यू गेट अ क्वेश्चन, यू विल बी डीलिंग विथ नंबर्स, उस नंबर्स के बेसिस पर आप आंसर निकालेंगे और एंड में क्वेश्चन आपसे कुछ कंक्लूजन पूछेगा, दैट कंक्लूजन इज डिसीजन मेकिंग। क्या बात क्लियर है? मैं बहुत डिटेल में इसकी डेफिनेशंस भी लिखवाऊंगा, बट दैट इज अ पार्ट विच आई विल कवर टुमारो। अभी देखिए जो मैंने आपको समझाया, समझ में आया क्या? सर कॉस्ट का मतलब होता है खर्च। जैसे मैं ट्रिप पर गया बेटा, ट्रिप पर गया, मैंने डीजल का पैसा दिया, टोल टैक्स का पैसा दिया, सो दिस इज माय कॉस्ट। पर क्योंकि हम 3 लोग ट्रिप पर गए थे, जिसमें से आधा खर्चा मेरा साला उठाने वाला था, आधा खर्चा मैं उठाने वाला था, तो हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन में सारा खर्चा अपना रिकॉर्ड कर दिया, जो स्प्लिट करने लगा एक्सपेंसेस। तो वो जो मेथड और टेक्निक हमने इस्तेमाल किया, ऐसे हजारों मेथड और टेक्निक्स हो सकते हैं, दैट इज कॉस्टिंग। अब वो एप्लीकेशन पता है क्या करती थी? कुछ खर्चा 1/3 में डिवाइड करती थी, जैसे मेरी वाइफ और मेरा मेरे को देना पड़ता था, और बेटा 1/3 वो देता। कुछ खर्चे हाफ ऑफ करती थी, जैसे ट्रैवलिंग का खर्चा हाफ ऑफ कर दिया, फूड का खर्चा हाफ ऑफ कर लिया, टिकट्स का खर्चा 1/3 2/3 कर लिया। तो बेटा वो जो एप्लीकेशन क्या कर रही थी, आइडेंटिफाई कर रही थी खर्चा किसने किया, क्लासिफाई कर रही थी कि सर ये किस में डालना है, रिकॉर्ड कर रहे थे और एंड में समराइज कर रहे थे, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और इस पूरी प्रक्रिया की मदद से जब मैं कोई डिसीजन ले पाया, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे इस पूरी प्रक्रिया से हमें पता चला कि यार मेरा जो साला बोलता है यार बहुत महंगा पड़ गया भैया, मुझे तो ट्रिप पे आना ही नहीं चाहिए था, तो कोई डिसीजन ले पाया। और फिर एंड में जब मैंने उसको हिसाब बताया कि तेरा तो 5-6 हजार रुपये खर्चा हो, तो बोला अरे यार मेरे तो पैसे बच गए काफी, मैंने तो ज्यादा सोचा था। मैंने बोला हाँ मैं तुझे रिटर्न करूंगा ना, तूने प्री पेमेंट कर दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, अभी मैं तुझे लौटाऊंगा। तो फिर उसने बोला अच्छा अच्छा, फिर तो ट्रिप सस्ती पड़ी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है जो पूरी प्रक्रिया कर रहे हो उसकी मदद से आप कोई डिसीजन ले सको, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का मतलब कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निक, आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप कॉस्ट शीट मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, आप कॉस्टिंग P&L अकाउंट बना रहे हैं, आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप समरी बना रहे हैं, दैट इज कॉस्टिंग। तो आपके सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी निकालनी है
उसको सही मेथड और टेक्निक के अंदर अप्लाई भी करना है और डिसीजन भी लेने हैं। सर तो इतना सब कुछ तामझाम कर लिया अपन ने, लेकिन आप ये तो बताओ कॉस्टिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आप इतना सब तामझाम करके सही कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, तभी तो जाके आप सही सेलिंग प्राइस निकालोगे, तभी तो आप बिजनेस डिसीजन ले पाओगे, है कि नहीं? तभी तो आप सही प्राइसिंग रख के अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ सकते हो। जब आप सही तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, तभी तो उस कॉस्ट को कंट्रोल कर पाओगे, कंट्रोल करवा पाओगे, इंप्लॉय को इंसेंटिवाइज कर पाओगे। आपको आगे आने वाले पीरियड के लिए अगर बजट बनाना है, तो भी आपको बेटा कॉस्ट का डेटा चाहिए रहेगा। आपको अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, तो उसके लिए भी आपको कॉस्ट का डेटा चाहिए रहेगा। जब आप कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट, प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे, सही डिसीजन ले पाओगे। इनफैक्ट एज अ सीए ऑल्सो, वंस यू स्टडी कॉस्टिंग, आप कंपनी के जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है उसे अच्छे से समझ पाओगे, ऑडिट भी कर पाओगे। ठीक है? और बेटा कॉस्टिंग इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि अलग अलग बिजनेस के नेचर अलग अलग होते हैं। जैसे जो हमने आज ट्रिप के अंदर मेथड अप्लाई किया, वो मेथड किसी प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, प्रोसेस जहां पर होते हैं, डिस्टिलेशन वगैरह होते हैं, वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, सर्विस इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सर्विस कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर सकते। तो सही इंडस्ट्री का नेचर समझने के लिए भी कॉस्टिंग जरूरी है। कौन सा मेथड और टेक्निक उसमें लगना चाहिए, उसके लिए भी कॉस्टिंग समझना जरूरी है। तो कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं रिपीट करूं एक बार, मैंने आज आपको जो पढ़ा है, देखिए सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया, कितना है, क्या है, कौन सा चैप्टर, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया, हमारे सब्जेक्ट के नाम से शुरुआत करी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर नॉट टू डिफरेंट सब्जेक्ट, ये वही 14 चैप्टर्स के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको डिसीजन लेने के लिए बोलते हैं। तो कॉस्ट का मतलब होता है जो मैंने खर्चा किया, दैट इज माई कॉस्ट। ठीक है? फिर कॉस्टिंग का मतलब होता है वो इतने सारे खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी मेथड और टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। 2,000 रुपए मैंने डीजल के लिए दिए, फिर 5,000 रुपए और डीजल के लिए दिए, फिर 1,500 रुपए मैंने जो टोल टैक्स वगैरह के लिए दिए। ये सारे खर्चे तो हैं, पर इन सारे खर्चे को सही तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए हम जो मेथड और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप रजिस्टर रखो, चाहे आप एप्लीकेशन में लिखो, चाहे जैसे भी, दैट इज कॉस्टिंग, मेथड और टेक्निक। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, खर्चे को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और इन पूरी प्रक्रिया की मदद से आप कोई डिसीजन ले पाओ, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्टिंग पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप जब कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तभी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल पाएंगे और सही सेलिंग प्राइस भी निकाल पाएंगे। क्योंकि कॉस्ट गलत तो सेलिंग प्राइस भी गलत। आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसका मैं आपको कल बहुत सुंदर एग्जांपल दूंगा। आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप सही कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, सही सेलिंग प्राइस रखेंगे, तो अपने कॉम्पिटिटर, हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर लॉस में बेच रहा हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर ओपी, ओवर प्राइस चार्ज कर रहा हो। जब आपको कॉस्ट की जानकारी आ गई, सेलिंग प्राइस की जानकारी आ गई, आप सही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले पाएंगे। इंप्लॉय को इंसेंटिवाइज करेंगे। एक बार आपको कॉस्ट समझ में आ गया, तो आप कॉस्ट कंट्रोल की बात करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे, और इंप्लॉय से वो अचीव करवाएंगे। जैसे इंप्लॉय वो अचीव करेगा, आप उसे इंसेंटिव देंगे। आगे आने वाले पीरियड के लिए नंबर्स चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए, तो कॉस्टिंग पढ़ना जरूरी है बजट एंड टारगेट असेसमेंट के लिए। कॉस्टिंग पढ़ के आपको इंडस्ट्री का नेचर समझ में आएगा, सही मेथड और सही टेक्निक का चयन करवा पाएंगे, और अपना ऑडिट भी कर पाएंगे सही तरीके से। ये है पूरा कॉस्टिंग का फायदा। सो यस, मेरा होगा MWF, पर कल ट्यूसडे को भी आपकी क्लास है। वैसे तो मेरा MWF है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस।
जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन, हाँ, यप। तो बच्चावाड़ी देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ये कोई नई चीज नहीं है जो हम पहली बार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करेंगे भी आगे चल के। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू सब समझाऊंगा। आज तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम आपको बताया है, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डेफिनेशंस भी लिखवाएंगे, और भी बहुत सारे मतलब है, और भी बहुत सारे मायने होते हैं। फिर धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर हम एंटर करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट को समझेंगे, छोटी छोटी बातों पर फोकस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे। फिर छोटी छोटी बातें जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सीए इंटरमीडिएट लेवल पर आपको समझ में आना जरूरी है। फिर लॉस क्या होता है सर, नॉर्मल लॉस, लॉस, एबनॉर्मल, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। बहुत पढ़ाई डिटेल में होती है यहाँ पर, और हम आप लोगों को मूर्ख नहीं बनाते हैं। तो आप फ्लैट 60% का सच में फायदा उठाइए। 2 कोड यूज कर सकते हो, प्रो या फिर CA360, दोनों से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और जो बेनिफिट मैंने आपको कमिट किया वो तो मैं आपको दूंगा। सब्सक्रिप्शन के प्राइस 25,999, 27,999 एंड 29,999 है। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्लस वाले। और आइकॉनिक के अंदर +5 के बढ़ा दीजिए, 12 मंथ, 16 मंथ और 20 मंथ। मतलब ये 15+1 है, 16 कर दिया, ये 18+2 है। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सब्सक्रिप्शन लेने के डेफिनेटली आपको फायदे ही फायदे हैं। और मैं आपको क्या बता रहा था, यस, यहाँ पर भी आपको प्राइजेस बता देता हूँ। +5 के होने वाले हैं, 30,999, 32,999 एंड 34,999, 34,499। यहाँ थोड़ा और सस्ता है, 34,499। अच्छा, यहाँ पर 4 है। ठीक है बच्चों, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। लेकिन एक और बात आपको समझनी चाहिए, डिस्काउंट जैसी चीज की चर्चा मुझे एज अ टीचर नहीं करनी चाहिए, जो कि मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ। आप क्वालिटी पर फोकस करिए, हमारे सपोर्ट पर फोकस करिए। स्टार्ट से लेकर एंड तक हम आपको सपोर्ट करते हैं। रेगुलर क्लासेस, हैंड होल्डिंग, उसके अंदर टेस्ट लेते हैं, जो चीज़ें नई आती है उससे आपको अवेयर करवाते हैं, सारी क्लासेस लाइव देते हैं, कोई ब्लेंडिंग नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स जब आप क्वालिटी के लिए ऑप्ट करेंगे तो थोड़ा सा प्राइसिंग आप लोगों को लगेगा। अगर आप मार्केट में कंपेयर करेंगे तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड अफोर्डेबल प्राइस पर आपके लिए अवेलेबल करवा के दे रखे हैं। फिर भी हो सकता है कि कोई और भी इससे कम रेट में दे रहा हो, उसके पीछे रीज़न है। अगर आपका ध्यान वहाँ पर गया तो हमारा भी ध्यान डेफिनेटली वहाँ पर गया होगा। और जैसे कि आप सोचते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में खर्चा ही क्या आता है, अगर ये बात सच है तो हम भी यहाँ पर कॉस्ट कम कर सकते थे, पर नहीं, हम आपको एड ऑन फीचर्स देते हैं, जो फीचर बच्चे के लिए ज़रूरी है एक गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोगों को एक कह सकते हैं ना, इंटिमिडेट करने की हम कोशिश नहीं कर रहे कि आप लीजिए लीजिए लीजिए, बट लेना है तो आज लीजिए, क्योंकि आज सी एश्योर का लास्ट है। और आपको वही बेनिफिट, सारे के सारे बेनिफिट जो हमने कमिट करे हैं, प्रॉमिस करे हैं, आपको मिलेंगे। शांति से लीजिए, पीस ऑफ माइंड से पढ़ाई करिए, रिजल्ट आएगा ही आएगा। चीजें आपको समझने में, वेलवर्स्ड होने में 1 हफ्ता लगेगा, पोस्ट दैट आप प्रो हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे लिए आपकी बैच कोई एक्सपेरिमेंटल बैच नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत है। हम करते आए हैं, करते रहेंगे, कर रहे हैं। ठीक है, विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल आप हमारे साथ फिर से सेशन नंबर 2 के अंदर आएंगे, उसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, बाय बाय। सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।